गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म बाय ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं इसका पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हूँ, जिसमें 4 स्टेप्स मैंने बताया आपको। पहली स्टेप में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करना है। सेकंड में जब मैट्रिक्स ए आता है उसका नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। फिर बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है और फाइनली कैनोनिकल फॉर्म का एक इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है रिड्यूस द क्वाड्रेटिक फॉर्म 8x1 स्क्वायर प्लस 7x2 स्क्वायर प्लस 3x3 स्क्वायर माइनस 12x1 x2 प्लस 4x1 x3 माइनस 8x2 x3 टू कैनोनिकल फॉर्म बाय ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे प्लस इज इक्वल टू। अब किस तरह से रिड्यूस करेंगे? सबसे पहले आपको देखना है वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? तो x1 है, x2 है, x3 है, 3 वेरिएबल्स है। तो 3 वेरिएबल्स है तो आपको यहाँ पे रो मैट्रिक्स बनाना है, वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3। उसके बाद 3 वेरिएबल्स है तो यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स आएगा और उसके बाद ये कॉलम मैट्रिक्स रहेगा x1 x2 x3। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे आपको नंबर एंटर करना है। तो किस तरह से नंबर एंटर करेंगे? तो जितने वेरिएबल है सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स है इसको हर वेरिएबल को एक कॉलम से करस्पॉन्ड करना है। तो मैंने कॉलम नंबर 1 को x1 वेरिएबल से करस्पॉन्ड दे दिया और उसके बाद कॉलम नंबर 2 को x2 से करस्पॉन्डिंग कर दिया और कॉलम नंबर 3 को x3 से करस्पॉन्डिंग कर दिया। अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट एंटर करेंगे पहले। तो x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो ये कॉलम में फर्स्ट कॉलम में जो डायगोनल एलिमेंट है वो x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा। x2 स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 7 है वो सेकंड कॉलम में डायगोनल एलिमेंट रहेगा और x3 स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 3 है वो थर्ड कॉलम में डायगोनल एलिमेंट रहेगा। इस तरह से अब ये तो हो गए। अब यहाँ पे आते हैं x1 x2 x1 मल्टीपल x2 मतलब x1 मतलब फर्स्ट कॉलम, x2 मतलब सेकंड कॉलम। फर्स्ट सेकंड कॉलम में कॉन्जुगेट पोजीशन, फर्स्ट सेकंड कॉलम में कॉन्जुगेट पोजीशन है ये 1 2 और 2 1। तो यहाँ पे एंट्री आएगी, इसका कोएफिशिएंट है -12, -12 को 2 से डिवाइड देंगे तो -6। तो ये दोनों पोजीशन पे आपको -6 एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है x1 x3 मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में कॉन्जुगेट पोजीशन। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में ये कॉन्जुगेट पोजीशन है 1 3 और ये 3 1। इसका कोएफिशिएंट है 4, 4 को 2 से डिवाइड देना है तो 2 आएगा। तो ये दोनों पोजीशन पे आपको 2 एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट है x2 x3 मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम में कॉन्जुगेट पोजीशन है 2 3 3 2। तो इसका कोएफिशिएंट है -8, -8 को 2 से डिवाइड देंगे तो -4। तो ये दोनों पोजीशन पे आपको -4 एंटर करना है इस तरह से। और ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में चला गया। अब यहाँ से आपको ये वेरिएबल मैट्रिक्स को नोटेशन देना है। इसको कैपिटल X से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल A से डिनोट करेंगे और इसको कैपिटल X डैश से डिनोट करेंगे। मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये फॉर्म में आ गया है X ट्रांसपोज AX। X मैट्रिक्स आपको A मैट्रिक्स और ये ट्रांसपोज X का। तो A मैट्रिक्स है आपके पास, यहाँ पे A मैट्रिक्स बन गया आपके पास 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट पोजीशन जो है वो सेम होता है।
कॉन्जुगेट पोजीशन पे तो सेम वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका आपको नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। नॉर्मलाइज कैसे करते हो, तो एक आखिर में एक स्टेप है बस। मॉडल मैट्रिक्स जैसा आपने डायगोनलाइजेशन में देखे हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो डायगोनलाइजेशन करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए S1 ये ऑलरेडी हो गया है अपना कंसेप्ट डायगोनलाइजेशन वाला। S1 is equal to sum of diagonal element 8 plus 7 plus 3 is equal to 18। उसके बाद S2 is equal to sum of minor of diagonal element, sum of minor of diagonal element, तो डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट। तो ये डिटरमिनेंट में क्या आएगा, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट का माइनर, ये 8 का माइनर, ये रो और ये कॉलम को स्किप किए तो बना 7 -4 -4 3। उसके बाद सेकंड डायगोनल एलिमेंट का माइनर मतलब ये 7 का माइनर, ये रो और ये कॉलम को स्किप किए तो बनेगा 8 2 2 3। उसके बाद थर्ड डायगोनल एलिमेंट का माइनर मतलब ये 3 का माइनर, तो ये कॉलम और ये रो को स्किप किए तो बनेगा यहाँ पे 8 -6 -6 7। अभी 2/2 के डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है, तो इक्वल टू हो जाएगा 21 -16 5, 24 -4 20, 56 -36 20 इक्वल टू आंसर हो जाएगा ये 45। तो S2 इज इक्वल टू आंसर आ गया 45। अब डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो डिटरमिनेंट आप कैलसी से कैलकुलेट कर लेना। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आंसर आता है 0। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 3/3 मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 3/3 मैट्रिक्स इज लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 की वैल्यू 18 लैम्बडा स्क्वायर, S2 की वैल्यू 45 प्लस 45 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो आइगन वैल्यूज आएगी, तो लैम्बडा इज इक्वल टू इसके फैक्टर करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0 3 15। जो भी इक्वेशन है कैलसी में रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3 वैल्यूज मिलेगी 0 3 15। अब इस आइगन वैल्यू के लिए आपको कैलकुलेट करना है आइगन वेक्टर, तो मैं आइगन वेक्टर सपोज कर लेता हूं। लेट कैपिटल X तो ऑलरेडी यूज है, मैं कैपिटल Z यूज कर लेता हूं। कैपिटल Z इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3 बी द आइगन वेक्टर of matrix A. Therefore, A minus lambda I into capital Z is equal to 0। ये आइगन वेक्टर की डेफिनेशन से अगर Z आइगन वेक्टर है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा A minus lambda I into Z is equal to 0। A minus lambda I मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के आगे क्या लगाना है, माइनस लेम्डा लगाना है। तो ये बन जाएगा आपके पास 8 माइनस लेम्डा -6 2 -6 7 माइनस लेम्डा -4 2 -4 3 माइनस लेम्डा, और कॉलम मैट्रिक्स Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू 0 0 0 मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 8 माइनस लेम्डा Z1
माइनस 6z2 प्लस 2z3 इज इक्वल टू 0, माइनस 6z1 प्लस 7 माइनस लेमडा z2 माइनस 4z3 इज इक्वल टू 0, 2z1 माइनस 4z2 प्लस 3 माइनस लेमडा z3 इज इक्वल टू 0। नंबरिंग कर देते, क्वेश्चन नंबर 1 वैल्यू पुट करेंगे, 1 बाय 1 लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे। लेमडा की वैल्यू है 0,350। फॉर लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये सिस्टम 1 जो है बनेगा 8z1 माइनस 6z2 प्लस 2z3 इज इक्वल टू 0, माइनस 6z1 प्लस 7z2 माइनस 4z3 इज इक्वल टू 0, 2z1 माइनस 4z2 प्लस 3z3 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कोई भी 3 इक्वेशंस पे आपको क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट 2 इक्वेशन कोई डिफरेंट इक्वेशन, फर्स्ट 2 इक्वेशन भी डिफरेंट है और लास्ट 2 इक्वेशन भी डिफरेंट है। किसी भी इक्वेशन पे आप क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। मैं लास्ट 2 इक्वेशन पे अप्लाई कर देता हूं बाय सॉल्विंग लास्ट 2 इक्वेशन। तो z1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, और ये डिटर्मिनेंट में नंबर आएगा z1 का z1 के कोएफिशिएंट को स्किप कर देना है। फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 7 माइनस 4 माइनस 4 3 इज इक्वल टू माइनस z2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। फर्स्ट कॉलम बनेगा z1 का कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम बनेगा z3 का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू z3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। फर्स्ट कॉलम z1 का कोएफिशिएंट और सेकंड कॉलम z2 का कोएफिशिएंट। अभी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। z1 डिवाइडेड बाय ये बनेगा 21 माइनस 16 5 इज इक्वल टू माइनस z2 डिवाइडेड बाय माइनस 18 प्लस 8 माइनस 10 इज इक्वल टू z3 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 14 10, 5 से कैंसिल होता है तो z1 डिवाइडेड बाय 1, z2 डिवाइडेड बाय 2, z3 डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर बना 1 2 2, फर्स्ट आइगन वेक्टर। इसी तरह से सेकंड आइगन वेक्टर और थर्ड आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है। लैम्डा इज इक्वल टू 3 और 15। तो नेक्स्ट रखते हैं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 8 माइनस 3 5 z1 माइनस 6 z2 प्लस 2 z3 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 z1 7 माइनस 3 4 4 z2 माइनस 4 z3 इज इक्वल टू 0, 2 z1 माइनस 4 z2 3 माइनस 3 0 प्लस 0 z3 इज इक्वल टू 0। अब फिर से तीनों इक्वेशन जो है वो डिफरेंट है। कोई भी 2 इक्वेशन पे क्रैमर्स रूल अप्लाई कर दो। तो मैं लास्ट 2 इक्वेशन पे अप्लाई करता हूं बाय सॉल्विंग लास्ट 2 इक्वेशन। तो z1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में नंबर आएगा z2 का कोएफिशिएंट 4 माइनस 4 0 इज इक्वल टू माइनस z2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। कोएफिशिएंट बनेंगे फर्स्ट कॉलम z1 का कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम z3 का कोएफिशिएंट। z3 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, फर्स्ट कॉलम z1 का कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम z2 का कोएफिशिएंट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा z1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 16
माइनस z2 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 8 इज इक्वल टू z3 डिवाइडेड बाय 6 4 24 24 माइनस 8 16 8 से कैंसिल होता है और माइनस से भी मल्टीपल ले लेते हैं, तो z1 डिवाइडेड बाय 2, z2 डिवाइडेड बाय 1 और z3 डिवाइडेड बाय -2। तो सेकंड आइगन वेक्टर बना 2 1 -2। इस तरह से थर्ड आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे लेम्डा इज इक्वल टू 15 के लिए। फॉर लेम्डा इज इक्वल टू 15 रखेंगे 8 माइनस 15 माइनस 7z1 माइनस 6z2 प्लस 2z3 इज इक्वल टू 0 माइनस 6z1 7 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 8z2 माइनस 4z3 इज इक्वल टू 0 2z1 माइनस 4z2 3 माइनस 15 माइनस 12 z3 इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों इक्वेशन भी डिफरेंट है, कोई भी दो इक्वेशन पे ग्रामर्स रूल अप्लाई करते हैं। तो बाय सॉल्विंग फर्स्ट टू इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे ग्रामर्स रूल, तो z1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, फर्स्ट कॉलम z2 का कोफिशिएंट, सेकंड कॉलम z3 का कोफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस z2 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, फर्स्ट कॉलम z1 का कोफिशिएंट, सेकंड कॉलम z3 का कोफिशिएंट इज इक्वल टू z3 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, फर्स्ट कॉलम z1 का कोफिशिएंट, सेकंड कॉलम z2 का कोफिशिएंट -6 -8। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो z1 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 24 प्लस 16 40 इज इक्वल टू माइनस z2 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 12 40 इज इक्वल टू z3 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 36 सॉरी ये माइनस आएगा 56 माइनस 36 20 56 माइनस 36 20 2 से कैंसिल होता है, सॉरी 20 से कैंसिल होता है, तो z1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस z2 डिवाइडेड बाय 2 z3 डिवाइडेड बाय 1, तो z इज इक्वल टू 2 माइनस 2 1। ये थर्ड आइगन वेक्टर, तो तीनों आइगन वेक्टर आ गए आपके पास। और अब इसका बनाना है आपको नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स। तो नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स देखो किस तरह से लिखते हैं। नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स कैपिटल बी। देखो नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स में क्या करते हैं, इस वेक्टर को नॉर्मलाइज करके लिखते हैं। नॉर्मलाइज करके लिखना मतलब वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके लिखना है। अब वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देते हैं। जैसा ये वेक्टर है, वेक्टर आपने पढ़े होंगे, वेक्टर में इस तरह से लिखते हैं। सपोज अगर ये वेक्टर है 1 2 2, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखूंगा। ये वेक्टर फॉर्म में ऐसा दिखेगा i बार प्लस 2j बार प्लस 2k बार। अब देखो इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड दे दूंगा। तो यूनिट वेक्टर, सपोज यूनिट वेक्टर को मैं डिनोट कर देता हूं, यूनिट वेक्टर है n कैप, तो n कैप इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, i बार प्लस 2j बार प्लस 2k बार डिवाइडेड बाय
इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई बार के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस जे बार के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस के बार के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, तो 4 4 1 9 अंडर रूट 9 3, तो इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा आई बार प्लस 2 जे बार प्लस 2 के बार डिवाइडेड बाय 3। इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो आई बार का कोफिशिएंट क्या बनेगा, आई बार का कोफिशिएंट बनेगा 1/3, जे बार का कोफिशिएंट क्या बनेगा 2/3 और के बार का कोफिशिएंट क्या बनेगा 2/3। तो इस तरह से आपको क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है, मतलब वेक्टर को यूनिट वेक्टर के अंदर रिड्यूस करना है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4 9, रूट 9 मतलब 3, मतलब 3 से हर नंबर को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा 1/3 2/3 2/3। तो वेक्टर को आपको नॉर्मलाइज करके मैट्रिक्स में रखना है, इसलिए इस मॉडल मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स। उसी तरह से इसको नॉर्मलाइज करना है, मतलब इसमें इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4 रूट 9 3, मतलब हर नंबर को आपको 3 से डिवाइड देना है। तो ये हो जाएगा 2/3 1/3 माइनस 2/3, और फाइनली इसका इसका मैग्नीट्यूड भी 3 आएगा, तो ये कॉलम में लिखेंगे 2/3 माइनस 2/3 1/3। तो ये बन गया आपका नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स। तो मॉडल मैट्रिक्स और नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स में ये डिफरेंस होता है कि आपको जो वेक्टर है वो डायरेक्ट नहीं रखना है, मॉडल मैट्रिक्स में वेक्टर डायरेक्ट रखते हैं और नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स में वेक्टर को नॉर्मलाइज करके पुट करते हैं। नॉर्मलाइज करके पुट करना मतलब वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको पुट करना है। अब ये जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना है, इसको ऑर्थोगोनल बनाने के लिए ही नॉर्मलाइज किए हैं। अब बी मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसलिए आपको इनवर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिंपल आप बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में बी इनवर्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज होता है। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 1/3 2/3 2/3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखेंगे 2/3 1/3 माइनस 2/3, उसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिखेंगे 2/3 माइनस 2/3 1/3। और अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। बी ट्रांसपोज ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स तो बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है 1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 माइनस 2/3 2/3 माइनस 2/3 1/3। इसके बाद है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्वेश्चन ए मैट्रिक्स है आपके पास 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3। ए मैट्रिक्स है आपके पास 1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 माइनस 2/3 2/3 माइनस 2/3 1/3। और ये तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको करके देखने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से डायगोनलाइजेशन में डायगोनल मैट्रिक्स लिखते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी आप डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे, जिसके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो आइगन वैल्यूज होंगे। आइगन वैल्यूज के अपने पास 0 3 15 और नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गए इसके 0। तो मल्टीप्लिकेशन करके देखने की जरूरत नहीं, इसका आंसर यही रहेगा 100% बी ट्रांसपोज ए बी। ये होगी थर्ड स्टेप। उसके बाद लास्ट स्टेप है कैनोनिकल फॉर्म। रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म आपको कैलकुलेट करना है। तो कैनोनिकल फॉर्म है नाउ x ट्रांसपोज a x is equal to, you can write it y transpose b transpose a b
इंटू वाई। यहाँ पे जो वाई है वो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स जैसा है, जैसा कैपिटल एक्स मैट्रिक्स के अंदर x1 x2 x3 है, तो कैपिटल वाई मैट्रिक्स में आप कोई भी वेरिएबल अपनी तरफ से कंसीडर कर सकते हैं। कैपिटल वाई मैट्रिक्स में y1 y2 y3 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे y ट्रांसपोज लिख लेता हूँ, y1 y2 y3, कोई भी न्यू वेरिएबल अपने को लेना है y के अंदर। उसके बाद b ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स आपने कैलकुलेट किए, b ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स है 0 0 0 0 3 0 0 0 15, और उसके बाद में जो है वो कैपिटल y मैट्रिक्स y1 y2 y3। ध्यान रखना है कि कैपिटल y मैट्रिक्स जो है वो वेरिएबल मैट्रिक्स है, जिसमें वेरिएबल आप जो है अपने तरफ से रखेंगे। मैंने y में y1 y2 y3 वेरिएबल्स रखा हूँ। अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ये मैट्रिक्स फॉर्म है और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल के कोफिशिएंट का स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। मतलब ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये y1 स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये y2 स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये y3 स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और बाकी नंबर तो जीरो है। मतलब इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या आएगा, इसको तीनों को मल्टीपल देंगे तो 0y1 स्क्वायर प्लस 3y2 स्क्वायर प्लस 15y3 स्क्वायर, और बाकी जो टर्म्स है इसके अंदर वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यही जो है रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म है जो आपको कैलकुलेट करना था। दिस इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको इस फॉर्म में लिखिए और इसी फॉर्म को जो है वो कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अगले लेक्चर में मैं इसका एक और एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा और फिर ये कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।